नमस्कार। हम लोग एविडेंस एक्ट में तथ्यों की सुसंगति रिलेवेंसी को पढ़ रहे थे। इसी श्रृंखला में आज धारा 8 देखें हम। धारा 8 में कुछ चीज़ों के बारे में बात बताइए। हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण, ये रिलेवेंट है। हेतु, मोटिव, इसे हम मोटिव कहेंगे। ये कॉज से थोड़ा अलग है। आचरण, आचरण इसमें दो किस्म का बताया है, पूर्व का आचरण और पश्चात का आचरण, अर्थात किसी घटना के घटित होने के पहले का आचरण या किसी घटना के घटित होने के बाद का आचरण। अगर बेयरेट की भाषा को देखें, पहले हम बेयरेट की भाषा को पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या घटित करता है, सुसंगत तथ्य। इस पहले पैराग्राफ में यह बात बताई है कि अगर कोई तथ्य किसी भी सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य का, फैक्ट इन इश्यूज और रिलेवेंट फैक्ट का मोटिव, प्रिपरेशन, तैयारी या फिर आचरण दर्शित करता है, तो वो सुसंगत है। इस दशा में हम अगर ये देखें कि जब किसी व्यक्ति का किसी घटना को करने का कोई मोटिव होता है, इसको हम प्रेरणा कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी घटना को घटित करने के लिए कोई प्रेरणा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो मोटिव के रूप में हम सिद्ध कर सकते हैं। मोटिव को सिद्ध करने के लिए या तो जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है उसकी कन्फेशन, स्वीकृति, संस्वीकृति से सिद्ध हो सकता है, या फिर परिस्थितिजन्य साक्ष्य सिद्ध होता है, सर्कमटेंशियल एविडेंस। कि जब सर्कमटेंस ऐसी हो कि किसी व्यक्ति के दिमाग में उस अपराध को या उस घटना को कारित करने की क्या वजह है, घटना को कारित करने के लिए क्या प्रेरणा है, क्या उद्देश्य है उसका, क्यों वो ऐसी घटना कारित कर रहा है, तो फिर ये मोटिव कहलाएगा। ऐसे दर्शित करने वाले सभी तथ्य की हम एविडेंस दे सकते हैं और न्यायालय ऐसी एविडेंस सुनेगा, अभिलेख पर लेगा, क्योंकि वो रिलेवेंट है। दूसरा मुख्य बिंदु इसमें तैयारी का बताया है। कई अपराध तो ऐसे हैं जिनमें तैयारी स्वयं दंडनीय है, जैसे डकैती की तैयारी करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध लड़ना और गोला बारूद इकट्ठे करने के लिए तैयारी करना, ये दंडनीय है। परंतु तैयारी भी एक सुसंगत तथ्य है। अगर किसी घटना के घटित करने के लिए कोई व्यक्ति किसी तैयारी को करता है, तो तैयारी उस घटना को दर्शित करने के लिए एक सुसंगत तथ्य है और हम उसका साक्ष्य दे सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ इसमें सेकंड वाला है, जो आचरण के बारे में बात करता है। मैं पढ़ता हूं इसको कि किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या पक्षकार के अभिकर्ता को ऐसा वाद या कार्यवाही के बारे में या उनमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात। मोटे तौर पर इसमें मुख्य बात यह है कि आचरण तो सुसंगत है, लेकिन आचरण कौन सा सुसंगत है? किसी व्यक्ति का वो आचरण सुसंगत है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है, या फिर वो आचरण स्वयं प्रभावित होता है, चाहे वो घटना के पहले का हो और चाहे घटना के बाद का हो। प्राकृतिक तौर पर हम ये बात देखें तो कोई भी दांडिक मामलों में कोई भी अभियुक्त घटना के पहले या घटना के बाद कुछ आचरण ऐसे करते हैं जिसकी वजह से हम घटना तक पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति का अपराध प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे किसी अपराध करने के बाद छिपना, स्वाभाविक आचरण, अपराध करने के बाद भाग जाना, या अपराध करने के बाद अपने आप को एक्सपोज करना, कुछ ज़्यादा ही बताना, ज़्यादा मुस्कुराना, ज़्यादा बात करना, सफाई देना, ये ऐसे आचरण हैं जिससे हम उस व्यक्ति के
द्वारा किए गए कार्य से घटना को प्रमाणित करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये आचरण, आपने पंचतंत्र की एक कहानी सुनी होगी कि अगर एक शिक्षा सदन में एक गुरुजी सभी बच्चों से बोलते हैं कि हमारे पास एक शिकायत आई है कि किसी एक बच्चे ने अमुक चीज की चोरी किया है। अगर जिसने भी चोरी किया है वो स्वयं बता दे कि किसने चोरी किया है, परंतु कोई नहीं बताता है, तो गुरुजी क्या करते हैं कि बराबर बराबर लंबाई की कुछ छड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और पूरी क्लास को बांट देते हैं और ये कह देते हैं कि मैंने इस छड़ी को अभिमंत्रित कर दिया है, जो भी चोर होगा उसकी छड़ी दूसरे दिन 2 इंच लंबी हो जाएगी। अब जिन्होंने चोरी नहीं किया था वो सब सो गए घर जाकर, लेकिन जिसने चोरी किया था वो व्यक्ति रात भर इस बात के लिए परेशान रहा कि ये छड़ी बढ़ने वाली है, तो उसके दिमाग ने काम किया कि 2 इंच छड़ी को छोटी कर दो, तो कल जाकर वो अपने आप बड़ी छड़ी में मिलेगी, तो हमें पता नहीं चलेगा। परंतु जब वो दूसरे दिन गया तो उसकी छड़ी 2 इंच छोटी निकली, बाकी सबकी बड़ी निकली। तो ये उसका आचरण ये दर्शित करने के लिए सुसंगत है कि वो व्यक्ति उस घटना में इन्वॉल्व रहा है। इसमें आचरण 2 प्रकार का बताया है, एक पूर्ववर्ती आचरण घटना के पहले का और एक पश्चातवर्ती आचरण घटना के बाद का। परंतु याद रहे, परीक्षा के लिए भी ये बात याद रहे कि इसमें आचरण किन किन के सुसंगत है। तो ये धारा जो बात बताती है, ये धारा बात बताती है कि यदि वो मामला सिविल है तो पक्षकार का और उनके अभिकर्ता का आचरण सुसंगत है। यदि वो मामला क्रिमिनल है तो फरियादी का या फिर अभियुक्त व्यक्ति का आचरण सुसंगत है। और ऐसा कोई व्यक्ति भी जिसका आचरण अपराध की विषय वस्तु के लिए, यानी जिसके ऊपर अपराध का विचारण चल रहा है, यानी अभियुक्त और फरियादी, इनका आचरण भी सुसंगत है। तो मुख्य तौर पर परीक्षा के लिए 4 बातें इंपॉर्टेंट हो गई कि आचरण कौन सा इंपॉर्टेंट है, पूर्व का या पश्चातवर्ती का, दोनों। दूसरी बात इंपॉर्टेंट हुई किसका आचरण सुसंगत है, तो वाद के पक्षकार और अभिकर्ता, ये 2 का, या वादी और प्रतिवादी, वाद में 2 पक्षकार होते हैं, वादी या प्रतिवादी, इनका आचरण सुसंगत है। फिर क्रिमिनल केस में फरियादी, जिसके विरुद्ध कोई व्यक्ति ने अपराध कायम किया है, जिसके विरुद्ध कोई व्यक्ति ने अपराध किया है, कारित किया है, फरियादी, या फिर जिसने अपराध कारित किया है, अभियुक्त, उसका आचरण सुसंगत है। फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आचरण तब सुसंगत है जब वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या फिर वो स्वयं प्रभावित होता है, तब सुसंगत है, अन्य दशाओं में सुसंगत नहीं है। हम इसको समझने के लिए इसके आखिरी के 2 दृष्टांत अगर आप देखेंगे तो वो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत है और परीक्षा में यह दृष्टांत बहुत बार आए हैं। हर अल्टरनेट ईयर्स में इन को प्रश्नों के रूप में अलग अलग पूछा गया है। मैं पढ़ता हूं इसको, दृष्टांत को आप देखिएगा। प्रश्न यह है कि क्या का के साथ बलात्संग किया गया। एक इशू बना, एक चार्ज फ्रेम हुआ कि क्या का के साथ अमुक व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है, बलात्संग किया है। यह तथ्य कि अविकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया था सुसंगत है। देखिए, जब किसी स्त्री के साथ कोई बलात्संग जैसी घटना घटित हो तो तत्काल क्षण वो उसका प्रतिरोध करेगी, ये स्वाभाविक रूप से आचरण की बात है। वो उसका विरोध करेगी और उस तत्क्षण परिवाद यानी विरोध स्वरूप किए गए शब्द, कही गई बातें आचरण के रूप में सुसंगत है। यहां उसका कंडक्ट बताया गया, आचरण के रूप में सुसंगत है। परंतु यदि वो यही बात बिना किसी विरोध के कहती है, बिना किसी परिवाद के कहती है, तब यदि वो मर जाती है तो वो कथन धारा 32(1) के अधीन या फिर धारा 157 के अधीन जब हम
संपोषक साक्ष्य पढ़ेंगे तो वो कथन उस रूप में सुसंगत होंगे। यदि वो विरोध नहीं करती है, यदि वो परिवाद के बिना कोई कथन करती है, तो आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होंगे। तो परीक्षा में इस प्रश्न को आपको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि धारा 8 में आचरण के तौर पर पूछा गया है तो परिवाद के साथ किया गया कथन उत्तर आएगा, और यदि ये पूछा गया कि परिवाद के बिना कथन किया है तो फिर वो धारा 32(1) यदि वो मर जाती तो मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत होगा, अन्यथा धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। यह आचरण की बात। इसी प्रकार सेकंड दृष्टांत है कि क्या काको लूटा गया। यह तथ्य कि अभिकथित लूट के तुरंत पश्चात उसने अपराध के संबंध में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया सुसंगत। आप कल्पना कीजिए, जब एक व्यक्ति कोई के साथ लूट कारित होती है तब वो कैसा हतप्रभ, परेशान, अस्त व्यस्त दौड़ कर आता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ घटना घट गई, मेरे को किसी ने लूट लिया। तो उसका वो जो कुछ भी गेटअप, जो आचरण, जो कुछ वो कह रहा है, वो शब्द बिल्कुल आचरण के रूप में सुसंगत है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सिंपल आके कहे आज तो मैं लौट गया, तो ये आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि उसकी मृत्यु के कारण के बारे में लूटने का कोई संव्यवहार बतलाता है तो फिर वो धारा 32(1) के अधीन सुसंगत हो सकता है, या फिर पश्चातवर्ती में धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है, किंतु आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से किसी भी घटना के घटित होने के तत्काल क्षण, तत्काल पश्चात, बिल्कुल एक मिनिमम टाइम में कोई व्यक्ति क्या आचरण स्वाभाविक तौर पर करना चाहिए, वो आचरण इस धारा के अधीन सुसंगत होता है। ये धारा यही नहीं, आचरण की और एक विशेषता बताती है। स्पष्टीकरण आप देखें, इस बात में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्य के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हो, किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां ये बात बताई गई है कि अकेले बोलना, ठीक है, अकेले बोलना कथन आचरण नहीं है जब तक कि वो उसका अर्थ स्पष्ट ना करते हो या उसके विपरीत अर्थ ना करते हो। भले फिर किसी और धारा के अधीन कॉज के रूप में, स्पष्टीकरण के रूप में या कोई और अन्य तरीके से वो सुसंगत हो सकते हैं, परंतु इस धारा के अधीन नहीं सुसंगत होंगे, क्योंकि वो आचरण के अंतर्गत बोलना अकेला नहीं आएगा जब तक कि वो अर्थ स्पष्ट ना करते हो। इसी प्रकार दूसरा स्पष्टीकरण और स्पष्ट करता है कि जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। अगर किसी व्यक्ति का सामान्य तौर पर आचरण सुसंगत है, जैसे कोई व्यक्ति किसी घटना को कारित करने के बाद भाग जाता है, तो ये उसके भागने का आचरण सुसंगत है। तब यदि कोई व्यक्ति उससे कोई कथन करता है, उसकी उपस्थिति और उसकी दृष्टि गोचरता, मतलब उसकी दृष्टि में वो दिख रहा है और वो बोल रहा है, कोई अन्य व्यक्ति उससे या उसकी उपस्थिति में बोल रहा है, और फिर वो व्यक्ति सुनता है और फिर वो ऐसा आचरण करता है जो इस धारा के अधीन सुसंगत था, तो फिर वो बोले गए शब्द भी आचरण के रूप में सुसंगत हो जाएंगे, इस धारा के अधीन सुसंगत हो जाएंगे। जैसे एक जगह कुछ लोग बैठे रहते हैं और एक व्यक्ति सभी की उपस्थिति में ये कहता है कि देखो, पुलिस को पता चल गया है कि एक चोर इस जगह पर उपस्थित है और थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आ रही है। तो ये शब्द उसने उन व्यक्तियों के बीच में बोले, उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उठकर चला गया, भाग गया। तो ये बोले गए शब्द का असर उसके उस आचरण पर पड़ा जो आचरण इस धारा के अधीन सुसंगत था, तो यहां पर वे शब्द भी सुसंगत है। तो इस प्रकार आचरण, तैयारी और मोटिव इस धारा के अधीन सुसंगत है। हम इसकी एविडेंस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और ऐसी एविडेंस न्यायालय हमारे द्वारा प्रस्तुत करने पर मना नहीं करेगा, अपने अभिलेख पर लेगा। तो दोस्तों, ये धारा 8 है, प्री की परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि धारा 8 में क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा
मोटिव, हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण। दूसरा क्वेश्चन है कि किसका आचरण सुसंगत है, तो आपको बताना पड़ेगा वाद के पक्षकार या उनके अभिकर्ता, एजेंट ऑफ द पार्टीज और पार्टीज, मतलब वादी या प्रतिवादी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। क्रिमिनल में कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड, फरियादी या अभियुक्त, इनके आचरण सुसंगत है। परंतु कौन से आचरण सुसंगत है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो वे आचरण जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के ऊपर प्रभाव कारित करते हैं, उन पर कुछ न कुछ एक्शन करते हैं, प्रभाव करते हैं, वो सुसंगत, या फिर वो आचरण पर ही उसका प्रभाव कारित होता है, तो फिर वो सुसंगत है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर आखिरी के 2 दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा दे दिए, क्या का के साथ बलात्संग हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा आचरण के रूप में सुसंगत है, तो यहां उत्तर आएगा कि परिवार के साथ उसने कहा कि बलात्संग हुआ है, या परिवार के साथ कहा कि उसके साथ लूट हुई है, या कई बार सिंपल हुआ कि ए के साथ बलात्संग हुआ, उसने कहा कि मेरे साथ बलात्संग हुआ, उसका यह है किस धारा के अधीन सुसंगत है। अब यहाँ यदि वो मर जाती है तो धारा 32(1) के अधीन सुसंगत होगा, और यदि नहीं मरती है और वो जब न्यायालय में कथन करेगी तो धारा 157 के समपोषक साथ के रूप में उसका ये कथन मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार धारा 8 हमारी कंप्लीट हुई। हम धारा 9 को अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचाव के उपाय करते रहिए। नमस्कार।